हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ विशेष, जिसके अंतर्गत टॉपिक है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1947 तक। अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण 1900 से 1920 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1947 तक। 1920 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसके आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ 2 बार आए थे। प्रथम आगमन हुआ था असहयोग आंदोलन के उद्देश्य से और द्वितीय आगमन हुआ था हरिजन उत्थान के लिए। प्रथम आगमन था 20 दिसंबर 1920 को, जबकि द्वितीय आगमन था 22 से 28 नवंबर 1933 को। प्रथम आगमन में इनके सहयोगी थे मौलाना शौकत अली, जबकि द्वितीय आगमन में इनके सहयोगी थे मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई। प्रथम आगमन का उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालना और कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु भी आए थे। जबकि द्वितीय आगमन का उद्देश्य क्या था? तो अछूतधार कार्यक्रम अर्थात हरिजन उद्धान हेतु आए थे। प्रथम आगमन के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने जो वर्तमान रायपुर में गांधी चौक है, वहाँ वृहद सभा में उनका भाषण हुआ था असहयोग आंदोलन के ऊपर। जब ये कंडेल नहर सत्याग्रह में आए थे तो इसका डिटेल देख लेते हैं। जो हुआ था 1920 में, जो है धमतरी में, जिसके नेतृत्व करते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनके सहयोगी थे छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। कारण क्या था? तो किसानों पर नहर कर लगाना। प्रमुख घटनाएं हुई 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी को बुलाने पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए थे। फिर गांधी जी का आगमन असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालने हेतु 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए अर्थात रायपुर आए। फिर 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। परिणाम क्या हुआ? तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही अंग्रेजों ने कर वापस ले लिया। अन्य घटना क्या हुआ? तो रायपुर में लौटते समय गांधी जी ने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। यह हुआ कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी का प्रथम आगमन के बारे में। अब देखते हैं द्वितीय आगमन। सहयोगी देख लिए, उद्देश्य देख लिए। द्वितीय आगमन में इनका भ्रमण हुआ था दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में। बिलासपुर में इनका स्वागत किए थे बैरिस्टर छेदीलाल ने। विशेष क्या है इसमें? तो गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को राज्य में हरिजनों का मंदिर प्रवेश जो हुआ था 1918 में करा चुके थे, जिसके कारण इन्हें अपना अग्रणी कहा था। याद रखेंगे, रामदेवाल तिवारी ने गांधी मीमांसा नामक पुस्तक लिखी है। ये हुआ गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। अगला टॉपिक है सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह, जो हुआ था 21 जनवरी 1922 को, जिसके नेतृत्व करते थे श्यामलाल सोम, शोभाराम साहू, पंचम सिंह और विश्वंभर पटेल। कारण क्या था? तो 1922 में वन अधिकारियों के बेगार शोषण के विरुद्ध एवं स्थानीय लोगों के वन संपदा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना। विशेष क्या है?
तो ब्रिटिश अधिकारियों के हिंसात्मक कार्रवाई के बाद भी जो आदिवासी लोग थे उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी प्रकार का हिंसक कार्य नहीं किया था। दूसरा क्या है, तो नेतृत्वकर्ता के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले ने किया था। याद रखेंगे, जो सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह था वह प्रदेश का प्रथम जंगल सत्याग्रह था और असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित होने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र जंगल सत्याग्रह था। यह हुआ सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख जो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का, जिन्होंने 12 मार्च 1921 को सनिचरी बाजार बिलासपुर में अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिए थे, जिसके विरुद्ध में इन्हें 12 मई 1921 को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया और रायपुर केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता और कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इनकी गिरफ्तारी असहयोग आंदोलन के दौरान हुई 1922 में, जहां इन्हें रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया, जहां इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका का संपादन किया, जिनमें पृष्ठों की संख्या 18 थी। अब देखते हैं केंद्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, जो हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान आंदोलन के समर्थन में प्रचार हेतु छत्तीसगढ़ आए थे। प्रमुख राजनेताओं का आगमन, इसका एक अलग वीडियो बना के देखेंगे। फिर है स्वराज पार्टी का गठन 1923। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। इनका उद्देश्य क्या था, तो प्रांतीय चुनाव लड़कर विधानसभा में प्रवेश करना और सरकार का विरोध करना। तो छत्तीसगढ़ से समर्थन रायपुर से किए थे पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा। दुर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ था घनश्याम सिंह गुप्त का और बिलासपुर से समर्थन प्राप्त हुआ था ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल का। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ से ई राघवेंद्र राव, शिवदास डागा और बैरिस्टर छेदीलाल, इन्होंने काउंसिल में प्रवेश किया था। अब देखते हैं झंडा सत्याग्रह 1923 के बारे में, जो कि आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जबलपुर, जो उस समय मध्य प्रांत में था। कब हुआ था, तो 1 मई से 18 अगस्त 1923 तक। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिलासपुर से क्रांति कुमार भारती और धमतरी से पंडित सुंदरलाल शर्मा। विशेष क्या है, तो सत्याग्रही प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाते थे और झंडा लेकर प्रवेश करते थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। विशेष क्या है, तो सत्याग्रही देख लिए इसको। नोट देखते हैं कि क्या है इसमें, तो जो राष्ट्रीयता के प्रतीक स्वरूप चरखे युक्त तिरंगे झंडे का उपयोग करते थे। अब देखते हैं अछूतधौर कार्यक्रम 1925, जो किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। 1918 में इन्होंने हरिजन जनेऊ कार्यक्रम रखा, जिनका उद्देश्य था छुआछूत दूर करने हेतु। इन्होंने ही 1924 में सतनामी आश्रम की स्थापना की, जिनके सहयोगी थे ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे और नारायण राव मेघावाले। इसका उद्देश्य था समाज सुधार कर अछूतधार करना। फिर देखेंगे 23 नवंबर 1925 को अछूतधार कार्यक्रम रखा गया राजिम में, जिसकी प्रेरणा इन्हें 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी जी से मिली थी।
याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने मार्च 1925 में त्रावणकोर वर्धा से अक्षुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा राजीव लोचन मंदिर में लक्ष्य रखा गया था, जबकि प्रवेश कराया गया रामचंद्र मंदिर में। फिर देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो हुआ था 2 चरण में। प्रथम चरण 1930 और द्वितीय चरण 1932 में। देखते हैं प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। तो रायपुर में इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिन्होंने महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड व सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। जबकि धमतरी से नेतृत्व कर रहे थे नारायण राव मेघावाले, इन्होंने भी रासायनिक प्रक्रिया के तहत नमक बनाया। और बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे दिवाकर कार्लिकर, जिन्होंने झंडा क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। जबकि मुंगेली से नेतृत्व कर रहे थे राम गोपाल तिवारी और गजाधर शाह, इन्होंने भी नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और दुर्ग में नेतृत्व कर रहे थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा, इनका योगदान था। इन्होंने भी नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखते हैं द्वितीय चरण 1932 के बारे में। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ में 8 डिरेक्टर नियुक्त किए, जो कि कार्यवाहक कार्यकर्ता थे, जिनमें प्रथम डिरेक्टर हैं पंडित रविशंकर शुक्ल और महिला डायरेक्टर है श्रीमती राधाबाई। इम्पोर्टेंट क्या है, तो 10 जनवरी 1932 को रायपुर में किसानों का सम्मेलन हुआ था, जिसके नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की। घोषणा क्या किया, पट्टा मत लो और लगान मत दो। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 21 फरवरी 1932 को केकतीबाई, रुक्मणीबाई, इन्होंने कीकाबाई की दुकान के समक्ष धरना दिए थे। ये घटनाएं हुई थी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था, जो हुआ था 1930 में। बिलासपुर में जिला राजनीतिक परिसर का गठन हुआ। स्थान टाउन हॉल बिलासपुर। कार्यक्रम क्या रखा गया, तिरंगा झंडा फहराना। रायपुर में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया 6 से 13 अप्रैल 1930 के बीच, जिसके नेतृत्व करता थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका उद्देश्य क्या था कि धरना देंगे, बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे। रायपुर में ही महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था 15 अप्रैल 1930 को, जिसके नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। इनके सहयोगी थे सेठ गोविंददास, द्वारिका प्रसाद मिश्र और महंत लक्ष्मी नारायण। इसी समय दुर्ग में किसान सभा का आयोजन हुआ था और विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसान सभा, इसके संस्थापक थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जबकि विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किए गए थे गंगाधर प्रसाद चौबे और गणेश सिंगरौल द्वारा। इस समय धमतरी में क्या प्रभाव हुआ, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई 1930 में। स्थापनाकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसका उद्देश्य था सत्याग्रहियों को सत्य के आग्रह का प्रशिक्षण देना। यह हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुए थे। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के 5 पांडव कहे जाते हैं, जिनमें युधिष्ठिर कहा जाता है वामन राव लाखे को, लक्ष्मी नारायण दास को भीम कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल को अर्जुन कहा जाता है, मौलाना अब्दुल रऊफ को नकुल कहा जाता है, जबकि सहदेव कहा जाता है शिवदास डागा को।
अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन के बारे में। तो ये हुआ था दो जगह, बिलासपुर में और रायपुर में। बिलासपुर का गठन हुआ था 1930 में, जिसके गठन करता थे वासुदेव देवरस, जबकि रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था 1932 में, जिसके गठन करता थे बलीराम आजाद और यति यतनलाल जैन। अब देखते हैं पत्र बम योजना 1932 के बारे में, जिसके नेतृत्व करता थे राम नारायण मिश्र हर्षुल, जिसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों पर पत्र बम की सहायता से सांकेतिक प्रहार करना। विशेष क्या हुआ, तो हर्षुल जी ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कागज के माध्यम से फास्फोरस रखकर उस लिफाफे में बंद कर देते थे और विरोधी व्यक्तियों को भेज देते थे। यह हुआ पत्र बम योजना 1932 के बारे में। अब देखते हैं बरार का मध्य प्रांत में विलय, जो हुआ था 1935 में। इसके बाद इसका नाम हो गया था मध्य प्रांत एवं बरार। 1936 में गवर्नर चुने गए ई राघवेंद्र राव। ये हुआ मध्य प्रांत के गवर्नर के बारे में। अब देखते हैं मध्य प्रांत में जो आम चुनाव हुए थे। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1937 में और द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1945 से 46 के बीच। प्रथम आम चुनाव में निर्वाचित सदस्य थे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्त, जिनमें से मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य थे मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर नारायणराव भास्कर खरे और उस समय शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। आगे देखेंगे कि डॉक्टर खरे ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नियुक्त हुए पंडित रविशंकर शुक्ल, गवर्नर नियुक्त हुए ई राघवेंद्र राव, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखेंगे खरे द्वारा त्यागपत्र दल में नीतिगत मतभेद के कारण दिए थे। अब देखते हैं द्वितीय आम चुनाव के बारे में, जिनमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री चुने गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष बने थे घनश्याम सिंह गुप्ता और गृह मंत्री बने थे द्वारिका प्रसाद मिश्र, जबकि संसदीय सचिव राम गोपाल तिवारी को चुना गया था। याद रखेंगे कि मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल व घनश्याम सिंह गुप्ता दोनों को प्रथम आम चुनाव में भी और द्वितीय आम चुनाव में मंत्रिमंडल में गठित अर्थात शामिल किया गया था। देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध में संपूर्ण मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ये हुआ मध्य प्रांत में आम चुनाव के बारे में। अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो हुआ था 1940 में। तो देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के शासन के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर व्यक्तिगत सत्याग्रह को कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे। तो रायपुर से नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे राम गोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र और यदुनंदन लाल श्रीवास्तव, दुर्ग से नेतृत्व कर रहे थे घनश्याम सिंह गुप्त, वाई तमस्कर और रत्नाकर झा, जबकि धमतरी से नेतृत्व कर रहे थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर व्यक्तिगत सत्याग्रही नेतृत्व कर रहे थे। याद रखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लेने के बाद इस क्षेत्र में अनेक लोगों ने सत्याग्रही बनकर गिरफ्तारी दी थी। यह हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में। अब देखते हैं
भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। प्रमुख घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो वर्धा अधिवेशन जो हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण और यति यतनलाल जैन ने भाग लिया था। इन नेताओं को ब्रिटिश शासन ने, जब ये अधिवेशन से वापसी हो रहे थे, तो इन्हें मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से कौन व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो रायपुर से नेतृत्व किए थे कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे और भगवती चरण शुक्ला। जबकि बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे बैरिस्टर छेदीलाल, कालीचरण, राजकिशोर वर्मा और यदुनंदन प्रसाद। जबकि दुर्ग से नेतृत्व कर रहे थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, गणेश प्रसाद सिंगरौल और रत्नाकर झा। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदेश में घटित प्रमुख गतिविधियों के बारे में। तो रणवीर सिंह शास्त्री, इसके नेतृत्व में रायपुर में छात्रों का विशाल जुलूस निकाला गया। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्हें नागपुर में झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। याद रखेंगे रघुनंदन सिंगरौल, इन्होंने दुर्ग कचहरी में आगजनी के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई थी। छत्तीसगढ़ कॉलेज शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जबकि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विशाल जुलूस का आयोजन किया और भारत छोड़ो का नारा लगाया। याद रखेंगे कि बिलासपुर में 2 अक्टूबर 1942 को विशाल जुलूस में रामचरण श्रीवास, मोहन सिंह, छोटेलाल जोगी और कालिका प्रसाद आदि नेताएं शामिल थे। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अन्य क्या घटनाएं हुई थी। तो हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में और रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में ही। रायपुर षड्यंत्र केस का कार्य क्या था? बम बनाना। जबकि रायपुर डायनामाइट का कार्य क्या था? उसे फोड़ना। रायपुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व कर रहे थे परसराम सोनी, जबकि रायपुर डायनामाइट के नेतृत्व करते थे बिलक नारायण अग्रवाल। परसराम सोनी के सहयोगी थे रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार भारती, दशरथ लाल दुबे और बिहारी चौबे। जबकि बिलक नारायण अग्रवाल के सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी और जय नारायण पांडे। देखेंगे रायपुर षड्यंत्र केस के मुखबरी कर दिए थे शिवनंदन प्रसाद ने, जबकि रायपुर डायनामाइट में मुखबरी किए थे अविनाश संग्राम ने। रायपुर षड्यंत्र केस का परिणाम क्या हुआ? तो शिवनंदन प्रसाद की मुखबरी के कारण यह जो षड्यंत्र केस था असफल रहा। अविनाश संग्राम के मुखबरी के कारण राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने में बिलक नारायण अग्रवाल असमर्थ रहे, लेकिन क्रांतिकारियों ने केंद्रीय जेल की दीवार को ढहाने में सफल रहे। रायपुर षड्यंत्र केस में याद रखेंगे कि परसराम सोनी ने रिवॉल्वर, गोलियां, अग्नि बम, धुआं फैलाने वाले बम आदि बनाने में सफल रहे थे। ये हुआ रायपुर में षड्यंत्र केस और रायपुर में डायनामाइट केस। अगला देखते हैं प्रमुख राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन। अलग अलग समय में कौन कौन राजनेता किस किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में आगमन में आए थे। तो 1918 में बाल गंगाधर तिलक आए थे, जिनका उद्देश्य था होम रूल लीग का प्रचार हेतु। 1920 में वी गिरी आए थे, जिनका उद्देश्य था बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में समझौता करना। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी शौकत अली के साथ आए थे, जिनका उद्देश्य था
असहयोग आंदोलन एवं कंडेल नहर सत्याग्रह। 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान आए थे, जिनका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का समर्थन करना। महात्मा गांधी जी पुनः 22 नवंबर 1933 को मीराबेन ठक्कर बाबा और महादेव देसाई के साथ हरिजन उत्थान के लिए आए थे। यह हुआ गांधी जी का द्वितीय आगमन। फिर देखेंगे 11 दिसंबर 1935 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में आए थे। ये इनका द्वितीय आगमन था। प्रथम आगमन हुआ था 1921 में। 1935 में जवाहरलाल नेहरू आए थे, जिनका उद्देश्य था शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने हेतु रायपुर आए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 बार आए थे, 1940 में और 1947 में। 1940 का उद्देश्य था कांग्रेस भवन के उद्घाटन के लिए, जबकि 1947 का उद्देश्य था देशी रियासतों के विलीनीकरण के लिए। यह हुआ प्रमुख राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन और उनका उद्देश्य। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों का छत्तीसगढ़ आगमन। देखते हैं कब कब विदेशी यात्री कौन से शासक के समय आए थे। ह्वेन-सांग आए थे 639 ईस्वी में। उस समय शासक थे बालार्जुन और पांडु वंश का शासन था। फॉरेस्टर आए थे 1790 में। उस समय शासक थे दरियादेव और सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, जबकि छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे काकतीय वंश। मिस्टर जेटी ब्लंट का आगमन हुआ था 1795 में। उस समय शासक थे दरियादेव और सूबेदार थे विट्ठल राव दिनकर, जबकि छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे काकतीय वंश। कोलब्रुक आए थे 1797 से 98 के बीच। उस समय शासक थे दरियादेव और सूबेदार थे केशव गोविंद, और छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे काकतीय वंश। फिर देखेंगे इलियट का आगमन हुआ था 1856 में। शासन कर रहे थे भैरमदेव और वंश था काकतीय वंश। इस तरह से हुआ छत्तीसगढ़ में विदेशी यात्रियों का क्रम। अगला वीडियो में हम जमींदारी व्यवस्था, संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ का योगदान और देशी रियासतों का विलीनीकरण देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।